हेलो एवरीवन, मैं अरुण शुक्ला, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज ले आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज। जितने भी लॉज हैं सॉल्यूशन के, उनके बारे में हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको पिछले दो लेक्चर्स में मैं ये पढ़ा चुका हूं कि सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। अब जिन्होंने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा होगा, उस पहले और दूसरे लेक्चर का वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसे आप वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। तीसरा लेक्चर जो आज हम शुरू कर रहे हैं, बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन। और लिक्विड सॉल्यूशन के बेसिकली तीन टाइप हैं। पहले इंपॉर्टेंट पोर्शन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन का जो फेज होता है वही फेज सॉल्वेंट का भी होता है। ये भी हम बहुत डिटेल में मतलब डिस्कस कर चुके हैं। तो तीन टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन होंगे। पहला ये होगा सॉलिड इन लिक्विड। पहला क्या होगा? सॉलिड इन लिक्विड पहला। दूसरा जो होगा वो सॉल्यूशन होगा लिक्विड इन लिक्विड। अच्छा, खास बात जो ध्यान देने वाली ये है कि हमेशा सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड ही होगा, क्योंकि हमने ये बता रखा है कि जो फेज सॉल्यूशन का होता है वही फेज सॉल्वेंट का भी होता है। तो पहला हमने क्या कहा? लिक्विड इन लिक्विड। और तीसरा जो था वो था गैस इन लिक्विड। ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना है। पहला सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, और तीसरा जो होगा गैस इन लिक्विड। ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉलिड इन लिक्विड में क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं उसके बारे में देखते हैं। सॉलिड इन लिक्विड में आपको सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अलग अलग होंगे। पहला होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होगा, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस मैं आपको इतना बता रहा हूं कि क्या क्या तीनों सॉल्यूशंस में से किससे क्या क्या पढ़ना है, ताकि एक ब्रीफ आइडिया आपके पास हो कि किस टाइप के सॉल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है। यहाँ तीन टाइप के सॉल्यूशन है। पहले वाले सॉल्यूशन में आपको रिलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है, जहाँ पे पहला टॉपिक होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड जो टॉपिक होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम इब्यूलोस्कोपी भी कहते हैं। थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम क्रायोस्कोपी कहते हैं। और चौथा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चीजें हैं जो कि हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड में। इसी से रिलेटेड आएगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहीं से हम रिलेट करेंगे वॉन हॉफ फैक्टर। अभी मैं केवल वो बता रहा हूं जो हमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस में अलग अलग चीजें जो पढ़नी है। तो ये हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें चार मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा जो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर से भी जानते हैं। अगला जो होगा वो है लिक्विड इन लिक्विड। ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जानना होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ, फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ, फिर हम बात करते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, साथ में ही हम डिस्कस करेंगे रियल सॉल्यूशन के बारे में। रियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर और रियल सॉल्यूशन। और गैस इन लिक्विड का जो आपको पढ़ना है, यहां आपको पढ़ना है हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ पढ़ना है? हेनरीज लॉ। यानी आपको हेनरीज लॉ है, साथ में हम एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बेसिकली वो टॉपिक्स हैं जिसे आप इस पूरे चैप्टर में कवर करोगे।
मतलब पूरा लिक्विड सोल्यूशन जो हमें पढ़ना है, चैप्टर का नाम ही स्टार्टिंग में मैं लिखा था लिक्विड सोल्यूशन। तो बेसिकली लिक्विड सोल्यूशन कहने का मतलब है कि आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का फेज क्या मिलना चाहिए, लिक्विड मिलना चाहिए। और उस लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करो तो लिक्विड सोल्यूशन मिल जाए, दूसरा लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करो तो लिक्विड सोल्यूशन मिल जाए, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करो तो लिक्विड सोल्यूशन मिल जाए। तो ये 3 टाइप के सोल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड लास्ट वन इज गैस इन लिक्विड। इनके बारे में डिटेल हमें एक्सप्लेनेशन देना है, इन्हीं के बारे में पूरा हमें कवर करना है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं पहला सॉल्यूशन दैट इज गैस इन लिक्विड। पहले इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसकी बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो यार, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करें तो जैसे मान लो एक बीकर है, ध्यान देना क्या है, एक बीकर है। अब ये जो बीकर है ना यार, समझना, अब इस बीकर की बात करें तो इसमें कोई लिक्विड है, बोलो इसमें क्या है भाई, लिक्विड है। और आपने इसमें क्या कर दिया, इसमें क्या कर दिया, आपने कोई गैस डिसॉल्व करी, ठीक है। तो जो गैस, अकेला गैस है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अकेला कोई गैस है, अकेले गैस को बहुत सारे भी गैसेस डिसॉल्व हो सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम एक की बात कर रहे हैं, एक की बात करें तो अगर किसी गैस को हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो गैस का जो भी अमाउंट होगा वो इसमें डिसॉल्व होगा। वो हो सकता हो मास के टर्म में हो, जो भी होगा, जो भी मास हो, जितना भी हो, जितनी भी क्वांटिटी हो, मास के टर्म में से आएगी। और इसमें क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व। अब जैसे इसमें ये घुलेगा, अब इसमें ये क्या हो रहा है, कोई भी गैस इस लिक्विड में क्या हो गई, घुल गई, तो उस समय हम एक टर्म की बात करते हैं दैट इज सॉल्युबिलिटी। क्या बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी। क्या होता है सॉल्युबिलिटी, जरा ध्यान दो। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है, समझो। सॉल्युबिलिटी को अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो, अब जैसे देखो किसी भी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया तो कितना डिसॉल्व होगा, कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होगा, वो कैसे पता चलेगा। तो देखो होता क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन की बात करें, जो सॉल्यूशन बनता है किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, आपने कोई गैस डिसॉल्व किया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में क्या था, पीछे पढ़ा चुका हूं, कॉन्सेंट्रेशन, यही कंफ्यूजन होता है। यहां आपको क्या बात करनी है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। याद करो उस समय भी बताया था जब कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा रहा था, यहां 2 टॉपिक क्लियर किया था कि सॉल्युबिलिटी और मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट देखते, बाकी हर जगह क्या देखते हैं, सॉल्यूशन। तो यहां ध्यान दो, तो सॉल्युबिलिटी को अगर डिफाइन करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन, विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट, याद रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या निकल के आ गया, सॉल्युबिलिटी। ये तो क्लियर हो गया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है समझ में आ रहा है, क्या कहेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। बोलो समझ में आया। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है सॉल्युबिलिटी क्या है, लेकिन एक चीज यार, एक पॉइंट कवर करने वाली ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को सॉल्वेंट में अफेक्ट करते हैं। क्या हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में अफेक्ट करते हैं, यानी हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग
फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे क्या, किसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की, किसमें, लिक्विड में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसे डिसाइड करता है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बोलो, क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले देखेंगे हम पहला कॉन्सेप्ट, लाइक्स डिसॉल्व्स लाइक। क्या बोलेंगे? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अच्छा, कहोगे ये क्या है भाई? लाइक डिसॉल्व्स लाइक का क्या मतलब है? तो कुछ सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर आपके पास, देखो क्या कर रहे हो आप मिला क्या रहे हो? सॉल्यूट। किसमें मिला रहे हो? सॉल्वेंट में। किसको मिला रहे हो? सॉल्यूट को। किसमें मिला रहे हो? सॉल्वेंट में। ध्यान देना, जो सॉल्यूट होगा अगर ये पोलर है, कैसा है? पोलर है। और सॉल्वेंट भी क्या है? पोलर है। समझो कि अगर ये सॉल्यूट पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, सॉल्यूट क्या है? पोलर है, और सॉल्वेंट भी पोलर है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। नहीं समझे? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी पोलर सॉल्यूट में, पोलर मतलब पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। और अगर ये नॉन पोलर हुआ तो ये भी क्या होना चाहिए? नॉन पोलर। ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, उस समय भी क्या होगा? एक्सेस में होगा। लेकिन अगर कोई नॉन पोलर है और पोलर में डिसॉल्व हो गया तो बोलो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी लेस हो जानी है। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब पहला कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक्स डिसॉल्व्स लाइक का, जिससे हम ये देख रहे हैं कि सॉल्यूट का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर कैसे डिसाइड कर रहा है। दूसरा पॉइंट जो है, इसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर की ही बात करेंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाए, इफ सॉल्यूट, ध्यान देना, इफ सॉल्यूट रिएक्ट्स विद, क्या बोला? रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट, देन सॉल्युबिलिटी विल बी मोर। देन सॉल्युबिलिटी क्या होगा भाई? देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। नहीं समझ में आया? मतलब अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाए तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जानी है? बढ़ जानी है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जानी है भाई? बढ़ जानी है। जैसे दिमाग लगाओ, अमोनिया गैस है, आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो दो कॉन्सेप्ट, ये भी पोलर, ये भी पोलर, तो भी इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, और साथ में इससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है? NH4OH। मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें ज्यादा है। इसी में तीसरा केस नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ही अगर हम देखें, पहला काम क्या था? लाइक्स डिसॉल्व्स लाइक का था। मतलब सॉल्यूट अगर पोलर है, सॉल्वेंट अगर पोलर है, और दोनों क्या होंगे? मतलब पोलर पोलर, पोलर में पोलर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, नॉन पोलर में नॉन पोलर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, नॉन पोलर में पोलर की सॉल्युबिलिटी क्या हो जानी है? कम हो जानी है। और दूसरा फैक्टर, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये अब साइड एरो क्या बता रहा है? इंक्रीजेस की बात है, मतलब रिएक्ट क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ जानी है। तीसरा कह रहा है कि इफ सॉल्यूट, ध्यान देना, इफ सॉल्यूट डिसोसिएट्स इनटू सॉल्वेंट, अगर अपने आयन में टूट जाए, जैसे डिसॉल्व करें सॉल्वेंट में, सॉलिड डिसोसिएट इनटू आयंस, किसमें टूट जाए? आयंस में, तो क्या हो जाएगा? उस समय भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जानी है भाई? बोलना यार, सॉल्युबिलिटी बढ़ जानी है। जैसे HCl है, क्या है? HCl, जैसे एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हो टूट जाता किसमें? H पॉजिटिव और Cl माइनस में। और जैसे ये आयंस बन गए, इसका मतलब क्या हो गया? HCl की वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये क्या था? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो अभी और भी फैक्टर्स हैं। पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो दूसरा होगा वो होगा टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा फैक्टर क्या होगा भाई? टेम्परेचर। और तीसरा जो फैक्टर होगा वो होगा प्रेशर। क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई? बोलो, पहला क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट? पहले तो हम देखेंगे कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। क्या होता है सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करोगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
which can be dissolved in 100 gram of a solvent to form a saturated solution is known as, जल्दी बोलो, solubility। और solubility को अगर लिखोगे फॉर्मूला तो क्या होगा, weight of solute अपन weight of solvent multiplied by 100। अगर यही weight of solvent की जगह weight of solution कर देते तो वो हो जाता concentration of solution। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां तक समझ में आ गया। फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी गैस की solubility लिक्विड में अफेक्ट करते हैं? तो पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसमें 3 पॉइंट्स, पहला लाइक डिसॉल्व्स लाइक का था, दूसरा अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जानी है, अगर सॉल्यूट को एक्वस मीडियम में किसी भी मीडियम में डिसॉल्व करे और अपने आयंस में टूट जाए तो भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जानी है, बढ़ जानी है। ये पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर क्या होगा, पहला मतलब ये होगा टेम्परेचर और अगला क्या होगा, प्रेशर। पहले इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर आगे आते हैं। ओके ठीक है भाई, देखो तो 2 फैक्टर्स क्लियर कर लिए। अब हमारा अगला जो फैक्टर होगा वो होगा टेम्परेचर, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम बात इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की करें तो क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान देना कि सॉल्युबिलिटी, ध्यान समझो, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपने, अब ये किस केस में है भाई, ये भी ध्यान देना, किस केस में है, जब किसको डिसॉल्व कर रहे हो, गैस को, किस में डिसॉल्व कर रहे हो, लिक्विड में। तो गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने, जैसे दिमाग लगाओ, इन जनरल थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ध्यान से समझो, जैसे मान लो कोई भी लिक्विड है, समझो क्या है, कोई भी लिक्विड है और इस लिक्विड में आपने किसी भी गैस को आपने डिसॉल्व कर रखा है, ठीक है, डिसॉल्व है। अब आप नीचे से क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो। क्या प्रोवाइड कर रहे हो भाई, हीट प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपने देखा होगा कि एक बीकर है, बीकर में आपने वाटर रखा और वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। अब उसमें आपने क्या कर लिया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, नीचे से हीट करोगे तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं। देखा है कि नहीं देखा है, वो छोटे छोटे जो बुलबुले निकलते हैं वो बबल जो है डिसॉल्व गैसेज होती हैं, जो वाटर में क्या है, डिसॉल्व है। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो बबल्स क्या हो रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जा रही है, घट रही है। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वजह क्या बनी, रीजन क्या है, तो आप ये मत कहने लगा, ये तो नॉर्मल, जैसे हम लोग क्लास 9th में रहते हैं तो नॉर्मली बता दिया था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लिक्विड में जो गैसेस पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ता जाता है। तो जो लिक्विड उस गैस को होल्ड करता है उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है, लिक्विड स्केप आउट, मतलब गैस जो होता है स्केप आउट हो जाता है। ये तो ठीक है, ये जो भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहां समझने का है, ध्यान से सुनना। अगर ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड के लिए है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल। तो क्या रीजन बोलोगे, अच्छा ये सोचो, दिमाग लगाना, अगर एक्सप्लेन करना होगा तो किसी भी गैस को आपने किस में डिसॉल्व किया भाई, लिक्विड में ना। अच्छा जब इसमें डिसॉल्व कर दिया तो किधर को कन्वर्ट हुआ भाई, लिक्विड ना। बोलो, किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया तो इसमें कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। अच्छा खुद सोचो, क्या ये डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज जस्ट लाइक सिमिलर टू किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, सोचो। और गैस का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे, हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी अब ध्यान सुनना, डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज जस्ट लाइक सिमिलर टू कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के बाद जो लिक्विड फेज मिलता है तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी को रिलीज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और ये प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक है, यानी कहीं ना कहीं गैस और लिक्विड के बीच में एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा। और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है,
ली चैटलेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सिस्टम इज शिफ्टेड टुवर्ड दैट डायरेक्शन वेयर द अप्लाइड चेंज इज मिनिमम। मतलब ली चैटलेट प्रिंसिपल क्या कहता है, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन का किसी भी पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी को ली चैटलेट प्रिंसिपल डिफाइन करता है। क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसका भी वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, यानी डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज जस्ट लाइक सिमिलर टू कंडेंसेशन, एंड कंडेंसेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के चलते ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इस साइड हीट है तो क्या होगा, ध्यान देना, यानी समझो गैस को आपने लिक्विड में डिसॉल्व किया और आपने यहाँ क्या बनना है, केवल लिक्विड, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हीट, और आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये लिक्विड किधर को जाने लगेगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट प्रिंसिपल दिस रिएक्शन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन वेयर अप्लाइड चेंज इज मिनिमम। हीट इधर ज्यादा है, हीट इधर क्या है, कम है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेज मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे। तो क्या डिफाइन करोगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस ड्यू टू dissolution of gas in a liquid is a exothermic process. On increasing temperature reaction shifted to that direction where applied change is minimum। इसका मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन आएगा, जो भी गैस उस लिक्विड में डिसॉल्व होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या ये समझ में आया, क्लियर है ये टॉपिक समझ में आ गया। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन अ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगला जो है, इसी का अगला जो फैक्टर है, पहला फैक्टर आपने देखा था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अलग अलग हमने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया। फिर अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड आखिरी जो होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ध्यान देना। अच्छा, प्रेशर का इफेक्ट क्या है समझो, दो चीजें हैं, दो चीजें का कहने का क्या मतलब है समझो। एक कहानी ये कहते हैं, जैसे मान लो कोई भी लिक्विड है, समझो ये क्या है भाई, ये कोई लिक्विड है, ठीक है, किसी गैस को डिसॉल्व किया, गैस अकेला है, तो जो भी अमाउंट डिसॉल्व करोगे वो उसका मास हो सकता है, मास के टर्म्स में लिखा हो, या S स्टैंड फॉर इट्स सॉल्युबिलिटी, देन सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बोलो कैसे, ध्यान दो, एक बीकर है, बीकर में आपने यहाँ लिक्विड रखा, यहाँ ये कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ये पिस्टन है, आपने प्रेस कर दिया, ये गैसियस मॉलिक्यूल इसमें क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू Kp, या ऐसे भी लिख सकते हैं S/P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी अगर S1 सॉल्युबिलिटी है तो P1 प्रेशर होगा, S2 सॉल्युबिलिटी है तो P2 प्रेशर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कि दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया। ये तब है, अच्छा यहाँ S1 और S2 की जगह पे M भी लिखा रह सकता है, हो सकता हो कि बता दे कि P1 प्रेशर है तो इतना ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, तो P2 प्रेशर होगा तो कितना ग्राम डिसॉल्व होगा, कि जो भी अमाउंट होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। तो क्या ये समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। तो ये तो नॉर्मल था कि जब कोई गैस है लिक्विड में डिसॉल्व हुआ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां से, यहीं से हम बात करेंगे हेनरीज लॉ। किसकी बात करेंगे अब, हेनरीज लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, हेनरीज लॉ क्या है समझो। देखा, ध्यान देना, एक बीकर है, ठीक, क्या है, बीकर है, इस बीकर में कोई भी लिक्विड रखा, अब यहां एक गैस A1 और दूसरा गैस A2 डिसॉल्व कर दिया। अब इस सॉल्यूशन में ध्यान देना, अब इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, A1 भी प्रेजेंट है और साथ में A2 भी प्रेजेंट है। उस समय जो सॉल्युबिलिटी मेजर करी जाती है वो किस टर्म में आ जाती है, किस में मेजर करेंगे उस समय। अच्छा, खास बात, ये दोनों आपस में नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। अब रिएक्ट कर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ये कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग। कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत। अब ध्यान सुनना, अब अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, अगर इनकी सॉल्युबिलिटी देखें कि जब दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को हमने किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया, उस समय जो सॉल्युबिलिटी है उसको मेजर करना है हमें, तो किस टर्म में मेजर करोगे, मोल फ्रैक्शन में। किस में मेजर करोगे,
मोल फ्रैक्शन में। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर जिसको मोल फ्रैक्शन क्लियर ना हो वो पिछला लेक्चर देख सकता है, और उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। सेकेंड लेक्चर का है, उसमें मैंने मोल फ्रैक्शन को अच्छे से डिफाइन किया है, ध्यान देना। अब अगर हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, यानी P जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? X के। या X क्या है? X बेसिकली है वो सॉल्युबिलिटी ही, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो सबका मोल फ्रैक्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता ही जाएगा। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या P इज इक्वल्स टू, हटा करके आप लगा दोगे एक कांस्टेंट KH इंटू X। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जहां पे KH क्या है? हेनरीज लॉ। बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी हेनरीज कांस्टेंट है कौन? KH। अब यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी P इज इक्वल टू KH इंटू X। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला है, यही हेनरीज लॉ है। यानी हेनरीज लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखना टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? यहां पे मोल फ्रैक्शन क्या है? उस पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी की। बात यहां भी वही है, यहाँ जो प्रेशर वाला टर्म अभी कहाँ डिफाइन किया, तो ये बात यहाँ भी वही कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये बात यहाँ भी वही है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी हम मेजर कर रहे हैं, किस टर्म में मेजर कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मास के टर्म में था, ग्राम के टर्म्स में है, यहाँ पे सीधे सीधे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आएगा। फॉर्मूला क्या बना? P इज इक्वल टू KH इंटू X। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये था हेनरीज लॉ। यहां से हेनरीज लॉ क्या है कि जब दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो उस समय उस पर्टिकुलर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो मोल फ्रैक्शन में मेजर होगी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते किसके? जल्दी बोलो ना यार, प्रेशर के। क्या यहां तक समझ में आ गया? यानी P इज इक्वल टू KH इंटू X। और यहां से अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी क्या है? X है, तो क्या X इज इक्वल टू P बाई KH कर सकते हो? अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, तो क्या सॉल्युबिलिटी KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? यानी दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर दे तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? जिसका KH कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, यानी सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। अब अगर KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग उसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, उससे आपको निकालना होगा। KH अगर आपको पता है, दो डिफरेंट लिक्विड को अगर आपसे कंपेयर करना चाहे, मतलब दो डिफरेंट का कंपैरिजन करे, तो उस समय आप क्या बताओगे? जिसका KH ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, जिसका KH कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा हेनरीज लॉ या सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। और इसके बाद अभी हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। इसको पहले अच्छे से नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो, यहां तक तो क्लियर हो गया हेनरीज लॉ क्या है। हेनरीज लॉ में सीधे सीधे बेसिकली हमने देखा क्या कि किसी भी दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को अगर किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो उस पर्टिकुलर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है उस पर्टिकुलर लिक्विड में किस में मेजर करते हैं? मोल फ्रैक्शन में। दैट इज फॉर्मूला आया था P इज इक्वल टू KH इंटू X, जहां पे KH क्या था? जल्दी बोलो, KH क्या था? KH था हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और फिर हमने बोला था कि KH की वैल्यू वो डिपेंड करेगी किस पे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी के, यानी जिसका KH ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, जिसका KH कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ये तो नॉर्मल था हेनरीज लॉ के बारे में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब भाई देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है हेनरीज लॉ का। देखो, आपने देखा है कि यार अभी हमने क्या बोला कि P इज इक्वल्स टू KH इंटू X। X इज द मोल फ्रैक्शन, यानी प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। यहां तक तो क्लियर है ना? अब ध्यान सुनना, दो चीजें हमें देखनी होती हैं। अब ये बताओ, एट हायर एल्टीट्यूड, देखना एप्लीकेशन है एल्टीट्यूड।
आप जब देखते हो जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हो प्रेशर क्या होता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। हायर एल्टीट्यूड से प्रेशर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। तो आपने देखा जो माउंटेनियर होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मल जब हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जो नॉर्मल एयर से आप अपने ब्लड ऑक्सीजन लेते हो तो वो ऑक्सीजन फुलफिल नहीं करता, वो ऑक्सीजन जितना आपके ब्लड को चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता है। तो ऊपर जाते जाते क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, घट गई। ऊपर जाने से प्रेशर कम हुआ तो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। और इस ऑक्सीजन की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। अब ये कहां होगा, एट हायर एल्टीट्यूड। क्यों होता है भाई, ड्यू टू लो प्रेशर। प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन की, बोलो, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी, बोलना यार, सॉल्युबिलिटी किसमें, ब्लड में क्या हो जाना है, डिक्रीज कर जाना है, विच कॉजेज एनॉक्सिया। बोलो यहां तक क्लियर हुआ। इसी वजह से जो भी माउंटेनियर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। तो ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक देखो नहीं, आए दिन पीते रहते हो, अब तो मौसम भी आ रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, एक सोडा वाटर हो गया। सोडा वाटर में या सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 को डिसॉल्व करते हैं एट हायर प्रेशर। यानी जब आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हमने बहुत टाइट पैकिंग करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, CO2 को हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व किए हैं। तो CO2 नॉर्मली क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, इसलिए हाई प्रेशर पे उसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो हाई प्रेशर से पैकिंग होती है किसकी, तो सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 की, सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर में CO2 की सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, हायर प्रेशर आप लगाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये दो चीजें। तीसरा एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ध्यान देना, स्क्यूबा डाइवर जानते हो, बोलो बोलो। स्क्यूबा डाइवर जो होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, जो जमीन में जाते, मतलब पानी में नीचे जाते हैं, तो होता क्या है कि जैसे जैसे वो नीचे जाते जाते हैं प्रेशर क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। यानी स्क्यूबा डाइवर्स जैसे जाएगा तो प्रेशर क्या होगा भाई, बढ़ेगा। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो जितना ऑक्सीजन चाहिए, स्क्यूबा डाइवर्स भी अपने साथ क्या करते हैं, एक सिलेंडर कैरी करते हैं। अब वो जो सिलेंडर होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है, ध्यान देना। प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन साथ में जो अनवांटेड नाइट्रोजन है जिसे हमारे ब्लड में नहीं जाना है, उसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जरा ध्यान देना, नीचे जैसे चलते गए वो क्या होगा, जैसे जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज करना है तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन की भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और नाइट्रोजन की भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, आप खुद सोचो, नाइट्रोजन जो होगा वो ब्लड में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये जो स्क्यूबा डाइवर है, अभी तक ध्यान देना, जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था उसमें ऑक्सीजन की भी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी और नाइट्रोजन की भी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अब ये जब ऊपर आएगा, कहां आएगा, ऊपर आएगा, तो ये नाइट्रोजन बाहर निकलना चाहेगा, ये नाइट्रोजन क्या होएगा, आउटसाइड आना चाहेगा। लेकिन ये क्या करता है, ब्लड में नाइट्रोजन मिलकर के सॉलो कर देता है उसको, पूरे ब्लड सेल्स को क्या करता है, पूरा फुला देगा, जिसके चलते से हम क्या बोलते हैं, बेंड्स। और ये बेंड्स के चलते ये क्या करता है, ब्लॉक द कैपिलरी, ब्लॉक द ब्लड कैपिलरीज। यानी ब्लड कैपिलरीज को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। कहने का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनो, हमने क्या बोला, प्रेशर इंक्रीज किया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। ऑक्सीजन की ब्लड में सॉल्युबिलिटी तो ठीक है, लेकिन साथ में नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जब बढ़ जाती है तो नाइट्रोजन आसानी से बाहर निकल नहीं पाता। ऊपर आओगे तो नाइट्रोजन निकलना तो चाहेगा, लेकिन ब्लड सेल से निकल नहीं पाता, तो पूरी ब्लड सेल को क्या करेगा, सॉलो कर देगा, बाहर निकलना चाहेगा लेकिन निकल
नहीं पाएगा, और जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या करेगा, पूरी ब्लड कैपिलरीज को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जो आसानी से नहीं निकलेगा। इससे बचने के लिए इसको क्या बोलते हैं, बेंड्स। डिजीज पूछा जाता है कि स्क्यूबा डाइवर्स को अगर सिलेंडर ना कैरी करे तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, बेंड्स, जो क्या करेगा, ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगा, जिससे मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर ये ना करे, कैरी करे माउंटेनियर, तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, इसे क्या बोलेंगे, एनॉक्सिया, और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाने के चलते ये ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, बेंड्स। इस बेंड से बचने के लिए स्क्यूबा डाइवर जो होते हैं अपने साथ एक सिलेंडर कैरी करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को हम घटाते हैं। इसमें हीलियम होगा, इसी सिलेंडर में नाइट्रोजन भी होगा, और इसी सिलेंडर में आपका क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा। हीलियम जो होता है उसका 11.7 कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, जो भी होगा, और नाइट्रोजन जो होगा उसका होगा 56.2, और यहाँ जो हो जाएगा 32.1। ये जो भी होगा इनका प्रेशर होगा, ये गैसेस होंगे, इसी वॉल्यूम में ये गैसेस भरी जाती हैं कि इस सिलेंडर के साथ स्क्यूबा डाइवर जो सिलेंडर कैरी करता है उसमें हीलियम डाल दिया। हीलियम क्या करेगा, नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा और इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराएगा, जो कि इसको ब्लड में सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा, रोकेगा। ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है। तो स्क्यूबा डाइवर अपने साथ जो सिलेंडर कैरी करता है उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीलियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो ये कॉम्पोजिशन है आपका स्क्यूबा डाइवर्स के केस में, जो वो गैस सिलेंडर कैरी करता है। बाकी ये पूरा था एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। यहां तक क्लियर हो गया? बोलो सारे टॉपिक्स क्लियर हैं? क्या क्या देख लिया हमने कि सीधे सीधे अगर हम बात करें तो 3 चीजें पढ़नी थी, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और जो थर्ड था सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें आज हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर किया सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने कि गैस की सॉल्युबिलिटी को सॉल्युबिलिटी होता क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हेनरीज लॉ और हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन। नेक्स्ट रन पे आप इसके क्वेश्चंस करके आएंगे। जो डाउट होगा आप टेक्स्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सोल्यूशन का वीडियो भी हम बनाएंगे जल्दी। थैंक यू। अगर लेक्चर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।